नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे यूनेस्को पे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में होती है। आज उसकी 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आखिर उसने इस वर्षगांठ पर किस प्रकार की चुनौतियों के बारे में बात की है और कैसा उसने व्यवधान क्रिएट किया है, उसने किस प्रकार के सुधारों को लेकर के बात की है। वही यूनेस्को जो हमारी हेरिटेज साइट्स को संजो करके रखता है और पूरे विश्व की विरासत को संभालने का काम करता है। आज उसी के सामने कुछ चुनौतियां आन खड़ी हुई है। आज उसी को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या है यूनेस्को, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसकी 80वीं वर्षगांठ की अगर मैं बात करूं तो एक प्रतिनिधि और प्रभावी संयुक्त राष्ट्र की और संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ बनाई गई। वो किस प्रकार से और कैसे है तो मैं आपको बता देता हूं। चर्चा में क्यों है तो संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूरे कर रहा है और उसे भू राजनीतिक संघर्षों से लेकर जलवायु और तकनीकी व्यवधानों तक कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो एक अलग युग के लिए डिजाइन की गई प्रणाली की सीमाओं को उजागर करता है। संरचनात्मक अक्षमता और सुरक्षा परिषद का पुराना ढांचा इसकी विश्वसनीयता के लिए खतरा बन गया है। ये एक बहुत बड़ा डेंजर जोन इसके लिए क्रिएट हो चुका है, जिससे सुधार विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण का व्यापक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो गया है। इस संदर्भ में बहुपक्षीय परिवर्तन के लिए भारत की वकालत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इस चीज के लिए अगर भारत इसकी पैरवी ना करे तो ये एक प्रकार से बहुत ही डेंजर जोन में चला जाएगा। इसलिए भारत की पैरवी बहुत जरूरी हो जाती है। भारत की तरफ से वकालत इस चीज के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमारी भी तकरीबन 150 के लगभग, उससे थोड़ी बड़ी कम होंगी, लगभग नियर 150 हेरिटेज साइट यूनेस्को में इंक्लूड है। यह बात आपको याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रमुख समकालीन चुनौतियां क्या है, इसके सामने चैलेंजेस क्या है, तो हम बात करें सुरक्षा परिषद में अप्रभावी वीटो शक्ति, जो इसके सेफ्टी काउंसिल में जो एक नॉन इफेक्टिव वीटो पावर है, वो सबसे बड़ी चुनौती इसके सामने है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश P5, जो परमानेंटली इसके स्थायी सदस्य देश हैं, के पास मौजूद जो वीटो शक्ति है वो संभवतः इसकी सबसे बड़ी खामी है। क्योंकि आए दिन आप रूस यूक्रेन युद्ध के चलते देख लो कितना बड़ा प्रदूषण हो रहा है, किस प्रकार की एक प्रकार से हानि हो रही है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दिक्कत ही है ये, तो ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। बात करेंगे इस पे, तो यह किसी भी देश को एक तरफा रूप से किसी प्रस्ताव को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। वीटो किसी के पास होती है, यदि कोई फैसला लेते हैं, 4 देश सहमत है और एक मना कर देता है, तो वो चीज पास नहीं होती, वो फैसला रोक दिया जाता है। भले ही अधिकांश सदस्य देश उसका समर्थन कर रहे हो, चाहे दुनिया भर के कितने भी देश उसका समर्थन कर रहे हो, लेकिन अगर एक वीटो पावर कंट्री ने मना कर दिया तो फिर चीजें खत्म, ये रोक दी जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ को संकटों से भरा और सुरक्षा परिषद में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। किस प्रकार से है तो आइए हम बात करते हैं। इसमें एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक इच्छा पर हावी हो सकता है। जो पावरफुल कंट्री है वो समुदाय की सामूहिक इच्छाएं, कलेक्टिवली जो उसकी विल्स हैं, उसके ऊपर भारी हो सकता है, हावी पड़ सकता है, जिसके कारण अक्सर बड़े संकट के दौरान कूटनीति और गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं। जब बड़ा संकट आता है तो कूटनीति और गतिरोध उत्पन्न होने का एक सबसे बड़ा कारण वही है। ये वीटो सबसे बड़ी चीज इसी में अड़चन करती है। उदाहरण के लिए रूस ने यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावों को अवरुद्ध करने के लिए बार बार अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। जब बार बार उसको यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात कही गई तो बार बार उसने अपनी वीटो पावर का यूज करके उस चीज में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यह सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल की आलोचना करने वाले संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को अवरुद्ध करने के लिए कम से कम 34 बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया। अमेरिका ने भी इजराइल जैसे राष्ट्र की आलोचना करने के लिए 34 बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया, वीटो पावर का यूज किया गया है। ये अमेरिका जैसे थे। तो ये वीटो पावर एक प्रकार से चीजों में अवरुद्ध उत्पन्न करने का काम करती है। पुरानी संरचना और गैर प्रतिनिधि सदस्यता, पुरानी संरचना और गैर प्रतिनिधि सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र की संरचना विशेष रूप से सुरक्षा परिषद 21वीं सदी की नहीं बल्कि 1945, 21वीं सदी की नहीं है, ये बहुत पहले 1945 से शुरू हुई है, जब 20वीं सदी चल रही थी। भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को दर्शाती है। P5 में कौन से देश हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। द्विपक्षीय युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के विजेता हैं। ये पांचों दूसरे विश्व युद्ध में जीते, तब जाकर के 5 महाशक्ति बने। तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो वीटो पावर छिन्न हो जाएगी और फिर तीसरे कोई अन्य देश वीटो पावर के रूप में आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप शक्ति का अति संकेंद्रण हुआ। भाई इन्हीं पांचों में कलेक्टिवली शक्ति बन करके रह गई, तभी तो अमेरिका दूस दिखाता है मैं ये कर दूंगा, तभी तो पावरफुल अपने आप में बन के दिखाता है ना। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि इनके पास ये वीटो पावर है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, आज भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसी उभरती शक्तियों के पास स्थायी सदस्यता का अभाव है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो भारत को प्रलोभन दिया गया था कि मैं आपको छठी महाशक्ति घोषित कर दूंगा। भारत ने उस प्रलोभन को नकार दिया कि हमें नहीं चाहिए भाई, हम अपनी मित्रता को नहीं तोड़ेंगे तुम जैसे दोगलों के कारण। क्योंकि अमेरिका जैसे घटिया देश की रणनीति मान करके हम ऐसा करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी रणनीति अपने फायदे की होती है, हमारे फायदे की नहीं। हमने उनको औकात दिखा दी है अपना वर्चस्व स्थापित करके। उसने टैरिफ बढ़ाया, हमने गूगल जैसी साइटों पर टैक्स बढ़ा दिया। उसने प्ले स्टोर के जरिए भारतीय जनता को हावी करने का एक प्रकार से चैलेंज दिया हमें, लेकिन हमने इंडस स्टोर बना दिया और उस इंडिया के प्ले स्टोर को मैदान में उतार दिया। हाल ही जल्दी पॉपुलर होने वाला है, वो बहुत जबरदस्त न्यूज है। इंडिया का अपना प्ले स्टोर होगा और दुनिया पर ताकतें आजमाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आज का डिजिटल वॉर है ये, और डिजिटल वॉर में जो देश जीतेगा वही दुनिया का सबसे शक्तिशाली होगा। और भारत भी एक उभरती हुई शक्ति है, कोई ऐसा नहीं है कि भारत का नाम ऐसे ही गिना जाता है। उसके अलावा स्थायी सदस्यता का इनके पास अभाव है, परमानेंट मेंबर नहीं है, जिसके कारण एक गैर प्रतिनिधित्व वाला निकाय बन गया है, जिसमें वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व तो सीमित है, प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी अलग थलग पड़ गए हैं। अगर ये देश चाहे तो अपने आप को एक अलग वीटो का रूप दे सकते हैं, और इसी कारण थोड़ी सी अलग थलग चीजें पड़ी हुई हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी बोला कि वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। उसने भी इसमें रिफॉर्म करने के लिए बातें बताई हैं, जिसमें भारत बहुपक्षीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में उभर रहा है, जिसमें भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो उभरती हुई आवाज के रूप में है। आधुनिक संघर्षों और मानवीय संकटों से निपटने के में असमर्थ संयुक्त राष्ट्र ने बड़े पैमाने पर संघर्षों और मानवीय आपदाओं को प्रभावी ढंग से रोकने या उनका जवाब देने में लगातार असमर्थता दिखाई है। यानी कि कुछ ऐसे संकट आए हैं, कुछ ऐसी चीजें आई हैं जब उनके पास कोई जवाब नहीं रहा मानवीय आपदाओं को प्रभावी ढंग से रोकने या उनका जवाब देने में लगातार संयुक्त राष्ट्र के पास असमर्थता रही है, उसके पास कोई जवाब उनका नहीं रहा, जिसका कारण अक्सर सुरक्षा परिषद की आंतरिक मतभेद, और इसका सबसे बड़ा कारण है P5 वीटो के जो 5 कंट्री हैं, 5 पावरफुल जो देश है, उनका आपसी इंटरनल इशू। उनकी दिक्कत वो जाने, लेकिन क्यों इस चीज में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र उन्हीं का ये। संयुक्त राष्ट्र सुधारों को आगे बढ़ने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है, हमारी क्या भूमिका इसमें है, उस पर हम चर्चा करें तो भैया, लोकतांत्रिक सुरक्षा का परिषद समर्थन G4 ब्राजील, जर्मनी, जापान के सदस्य के रूप में भारत अधिक समावेशी सुरक्षा परिषद के लिए नेतृत्व करता है। हम G4 के सदस्य बने हुए हैं और हम अधिक प्रभावी नेतृत्व रखते हैं अपना।
यह एक ऐसा सुधार मॉडल को प्रस्तुत कर सकता है जो वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार करता है। हमारे पास एक ऐसा रिफॉर्म मॉडल है जो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों प्रकार की कैटेगरीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, विस्तारित रूप से दिखा सकते हैं। यह दृष्टिकोण जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है, और इसी चीज को समर्थन भी दिया है एंटोनियो गुटेरेस ने, जो वर्तमान सचिव है यूनेस्को। काल भ्रमित P5 के लिए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करेगा। जो ये पावरफुल 5 कंट्रीज हैं, इनका जो हिस्टोरिकल अन्याय है, इसको ठीक करने का काम भी किया जाएगा। G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 से बढ़कर 25-26 करने का प्रस्ताव दिया है। भाई 15 देशों से बढ़ाकर के कितने कर दिए जाए, सब 25-26 कर दिए जाए, ये G4 देशों ने सुझाव दिया है। 6 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। 6 नई सीटों में 2 अफ्रीका के लिए, 2 एशिया प्रांत के लिए, 1 लैटिन अमेरिका और 1 कैरिबियन के लिए। ये 6 सीटें इसमें ऐड की जाएंगी तथा एक पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के लिए भी इसमें ऐड की जाएगी। टोटल 6 सीटें इसमें। वैश्विक दक्षिण की वकालत विकासशील विश्व के नेता के रूप में भारत की स्थिति उसे वैश्विक दक्षिण हितों को प्राथमिकता देने वाले सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अनूठा मंच प्रदान करती है। जो वैश्विक दक्षिण के हित हैं, बेनिफिट्स हैं, उनकी भलाई जो है उसको एक अनूठा मंच प्रदान करने का काम भारत की स्थिति करती है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सतत विकास, जलवायु, न्याय, समान आर्थिक और विकास जैसे मुद्दों को लगातार उठाकर भारत एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है जो P5 की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि उदाहरण अगर मैं दूं तो 2024 के G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता सफलतापूर्वक हासिल कर ली है। यह एक ऐसा कदम था जिसने वैश्विक मंच पर वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। यह भारत की एक अपनी अलग पहचान का संघनाद है। भारत एक उभरते हुए राष्ट्र में शिखर पर पहुंचने का दम्भ भरता है। ये हमारी पहचान है, ये समग्र राष्ट्र की पहचान है। बहुपक्षवाद, अगर मैं बात करूं, बहुपक्षवाद और संवाद को बढ़ावा देना, बढ़ती महाशक्ति प्रतिस्पर्धा और कूटनीति गतिरोध के युग में भारत तर्क की आवाज के रूप में कार्य करता है तथा अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के लिए संवाद और कूटनीति समाधान को बढ़ावा देता है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर इसके सिद्धांतवादी रूस पर विश्व नेताओं ने और किया, उस पर गौर करते हैं और गौर करके जहां इसने सैन्य समाधान के बजाय बातचीत के माध्यम से शत्रुता को समाप्त करने की वकालत की है। भारत कहता है कि भाई शत्रुता छोड़ करके बातचीत की जाए तो चीजें समाधान निकाल सकती है। 2022 के एनसीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बयान की है, युद्ध का युग नहीं है, वो संयुक्त राष्ट्र को अधिकारियों द्वारा कूटनीति की और वापसी के आह्वान के रूप में व्यापक रूप से संदर्भित करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये आगे बढ़ने का युग है। अगर आज युद्ध हुआ तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बयान रहे 2022 के एससीओ सम्मेलन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा कूटनीति की और वापसी के आह्वान के रूप में व्यापक रूप से संदर्भित किया है। और प्रभावी एवं खामोशी संयुक्त राष्ट्र सुधारों के क्या उपाय आवश्यक है, इनके उपाय क्या रहेंगे, ये हम बात करें। सुरक्षा परिषदों का चरणबद्ध पुनर्गठन, राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए सब कुछ या कुछ भी नहीं दृष्टिकोण के बजाय सुरक्षा परिषद में चरणबद्ध 2 चरणीय सुधार की आवश्यकता है। 2 चरणीय सुधार की आवश्यकता। पहले चरण में प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के लिए गैर स्थायी सदस्यता का विस्तार, टेम्परेरी मेंबर
जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए, जिसमें अधिक लंबी नवीनीकरण अवधि शामिल होगी, जिसमें टाइम पीरियड बहुत लंबा रहेगा, जिससे उन्हें P5 के वीटो को चुनौती दिए बिना अधिक स्थायी आवाज मिल सके। यानी कि वीटो को भी चुनौती देने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको अपनी आवाज मजबूत करनी होगी और वो अपनी आवाज को मजबूत कर पाएंगे। ये सबसे पावरफुल चीज इसकी शामिल हुई, ये बात कही गई है। विभेदित वीटो तंत्र, सेकेंड है विभेदित वीटो तंत्र। P5 वीटो के कारण उत्पन्न निष्क्रियता को कम करने के लिए एक नया तंत्र शुरू किया गया, जहां नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रस्ताव पर वीटो को रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसी घटना होती है, युद्ध कर दिया जाता है या कोई अपराध हो जाता है या किसी भी प्रकार की घटनाएं होती है ऐसी जो अमानवीय घटनाएं हैं, तो वीटो पावर कैंसिल कर दी जाएगी। और इस विभेदित वीटो के लिए, उस विशिष्ट प्रस्ताव के लिए वीटो को निलंबित करने हेतु महासभा में बहुमत की आवश्यकता होगी, जैसे कि सभी देशों के 2/3 मत, जितने भी देश है दुनिया में उनके 2/3 मत एक चीज के पक्ष में होने चाहिए कि इस देश की वीटो कैंसिल करनी है या नहीं करनी। इससे सुरक्षित होगा कि सामूहिक अत्याचारों के सामने संयुक्त राष्ट्र शक्तिहीन न हो जाए। जो कलेक्टिवली अत्याचार हो रहे हैं उनके सामने संयुक्त राष्ट्र को शक्तिहीन नहीं होने देने का ये सबसे बड़ा सुझाव। जबकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों में P5 की मूल शक्ति भी सुरक्षित रहेगी। जो अन्य अंतरराष्ट्रीय रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उनमें P5 की पावर भी बिल्कुल सही रहेगी, सुरक्षित रहेगी। ये बात यहां पर की गई, यानी कि सुरक्षा की बात यहां पर की गई। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो कोफी अनान, कोफी अनान को आप जानते होंगे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं पूर्व। इन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि दृढ़ विश्वास यह है कि जो काउंसिल है, जो परिषद है, उसमें सुधार होना चाहिए। यह ऐसे नहीं चल सकती, दुनिया बदल गई है, संयुक्त राष्ट्र को भी बदलना होगा और अनुकूल करना होगा, अनुकूल होना भी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां सुधार अब वैकल्पिक नहीं है, कोई ऑप्शनल रिफॉर्म नहीं है उसके पास, बल्कि इसकी प्रासंगिकता और वैधता के लिए आवश्यकता है। इसकी वैलिडिटी के लिए जरूरी हो जाता है, इसकी वैधता के लिए जरूरी हो जाता है, या कोई ऑप्शनल नहीं रखा जाना चाहिए, रिफॉर्म होना ही चाहिए। समावेशिता, जवाबदेही और अनुकूलित को अपनाकर एक सच्चे प्रतिनिधि वैश्विक संस्थान में परिवर्तित हो सकता है। भारत की सक्रिय भागीदारी विभाजन को पाटने और वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करने का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने भी कहा है, कोफी अनान ने भी कहा है कि जो भारत की भागीदारी है वो वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करने के मार्गों को प्रशस्त करती है। तो भारत इस चीज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और भारत ने किस प्रकार की चीजें इसमें अपनी बढ़ती हुई प्रतिभा और बढ़ते हुए कद को दिखाया है, और हर कोई मानने लगा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद कर सकता है। और भारत की यह भूमिका इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है। यह हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्र का यह बढ़ता हुआ कद हमारे लिए एक सम्मान है, और हमें प्राउड है हमारे इस राष्ट्र पर, जो इस प्रकार से देश और दुनिया में अपना वर्चस्व कायम रख रहा है। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।